कई नाकाम कोशिशों के बाद उस्मानियों ने आखिरकार 1453 ईस्वी में कुस्तंतनिया पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनकी फतह की भूख अभी ख़त्म नहीं हुई थी। दूसरी तरफ ईसाई और मुस्लिम दुनिया के दूसरे दुश्मन भी इनको रोकने या अपनी ताकत आजमाने के लिए बेताब थे। इसलिए सुल्तान मोहम्मद फातिह को कई महाजों पर मुकाबला करना पड़ा। कुस्तंतनिया के सकूत के फौरन बाद ही सुल्तान मोहम्मद फातिह ने अपना दारुल हुकूमत वहां मुंतकिल कर दिया। सर्बिया के हुक्मरान डोराड ब्रांकोच ने खराज अदा करने और कुस्तंतनिया के मुहासरे में मदद करने में नाकामी दिखाई, तो मोहम्मद फातिह ने 1454 ईस्वी में उनको सजा देने की मुहिम शुरू की। इसके पास 30,000 फौजी थे और इसे सर्बिया में कोई मुज़ाहमत ना हुई। जल्द ही दारुल हुकूमत सिमेड्रियो को मुहासरे में ले लिया गया, लेकिन उस्मानियों का पुराना दुश्मन ट्रांसिल्वानिया का वायोडोड और हंगरी की फौजों का रहनुमा जान हेनेडी 30,000 फौजियों के साथ करीब ही था और इसने सुल्तान को मुहासरा ख़त्म करने पर मजबूर कर दिया। मोहम्मद फातिह ने अपनी फ़ौज को इलाके में जंग से बचने की हिदायत देकर छोड़ दिया और मज़ीद फ़ौज इकट्ठा करने के लिए कुस्तंतनिया वापस चला गया। हुनयादी ने अपनी फ़ौजें जोराद से मिलाकर अक्टूबर में उस्मानी फ़ौजों को खरुशवाज के करीब लड़ाई पर मजबूर कर दिया, जहां इसने फैसलाकुन फतह हासिल की। चूंकि अब कोई दुश्मन फ़ौज इसका मुकाबला नहीं कर रही थी, हुनयादी ने उस्मानी इलाकों में दाखिल होकर वीदन को लूट लिया। फिर वो अपने 20 बेलग्राद वापस आ गया। मोहम्मद फातिह जानता था कि इसे बेलग्राद पर कब्जा करना होगा ताकि दरियाए डेनोब के जनूबी किनारे पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर सके। 1456 ईस्वी की गर्मियों के लिए एक नई मुहिम की मंसूबाबंदी की गई थी। लगता है कि हंगरी में इसे सलीबी जंग कहा जाता था, जो उस्मानियों के खिलाफ शुरू की जानी थी, लेकिन अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से हंगरी वाले अपनी मुहिम शुरू ना कर सके। उस्मानी सुल्तान की फौजें जून में बेलग्राद के करीब पहुंच गईं। बेलग्राद की इसलिए ख़ास अहमियत थी क्योंकि ये इस जगह बना था जहां दरिया डैनोब और उसकी शाख सावा मिलते हैं। ये हंगरी की जनूबी सरहदों का दिफा करता था और यूरोप के सबसे मजबूत किलों में से एक था। 2 दीवारों के साथ और उनके पीछे एक किला था। बेलग्राद में 7,000 का सर्ब हंगेरियन दस्ता था, जिसकी कमान हुनयादी के बेटे लाजलो और उसके ससुराल वाले माइकल के पास थी। दूसरी तरफ उस्मानियों के पास 50,000 से लेकर 1 लाख तक फौज थी। मोहम्मद फातिह ने अपनी अनातोलिया वाली फौज को बाएं तरफ रखा और यूरोपी फौज को दाएं तरफ, जबकि अपनी गार्ड को दरमियान में रखा। इसकी 300 तोपों में से ज़्यादातर दाएं बाजू पर थीं और इसके 200 जहाज शहर के शुमाल में डेनोब को बंद करने के लिए पहुंच गए। उस्मानियों ने 29 जून को दीवारों पर हमला शुरू किया और अगरचे उन्होंने कुछ नुकसान पहुंचाया, मुहासरे का आगाज ही हुआ था। हुनयादी नए सिपाही भर्ती कर रहा था कि इसे पता चला कि महमद ने बेलग्राद का मुहासरा कर रखा है। वो तकरीबन 50,000 फौजी लेकर जा रहा था, मगर उनमें से सिर्फ 10,000 से 15,000 पेशावर थे। बाकी देहाती थे जो सलीबी जंग में शामिल हो रहे थे। हंगरियों के पास 200 जहाज़ों की बहरिया भी थी और ये बेड़ा 14 जुलाई को वहां पहुंचा। उस्मानियों को या तो इस खतरे का इल्म नहीं था या उनके जहाज़ इतने वसी इलाके का दिफा कर रहे थे कि वो तैयार नहीं थे। हुनयादी की बहरिया ने कई भारी झील वाले जहाज डूबो दिए और तकरीबन 30 छूटे जहाज कब्जे में ले लिए। मुहासरा ख़त्म कर दिया गया और सल्तनत उस्मानिया की बहरिया इस मुहासरे में गैर मुअस्सर हो गई। हुनयादी अपनी कुछ फ़ौज के साथ शहर में दाखिल हुआ और खाने पीने की अशिया लेकर आया। उस्मानियों ने मुहासरे को जारी रखा। बहरी नुकसान के बाद तूप खाने की गोलाबारी और ज़्यादा शदीद हो गई और थोस्तिया जुलाई को दीवारों के कुछ हिस्से फट गए।
सुल्तान ने अपनी यनीचरी को निचले शहर में भेजा। मुहाफिज दरवाजे से पीछे हट गए, ताहम वहां लगने वाली आग ने ज्यादा उस्मानी फौजियों को अंदर जाने से रोक दिया। यनीचरी जो तादाद में 5000 थे, वो तकरीबन फिंस चुके थे और उनके पास जीतने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो करीब थे कि शहर की दीवारों की दूसरी तह पर एक मीनार पर कब्जा कर लें, लेकिन इस जगह का दिफा करने वाली सर्बिया की फौज ने हमला आवरों को रोक दिया। शहर में मौजूद ज्यादातर यनीचरी मार दिए गए। मुहासरा अगले दिन अचानक मोड़ ले गया। कुछ गरीब हंगेरीन किसानों ने बगैर किसी हुक्म के उस्मानी कैंप लौटने का फैसला कर लिया। महमद ने अपनी हल्की सिपाही घड़सवार फौज भेजी ताकि इन किसानों को भगा सके, लेकिन कैंप के अंदर घड़सवारों के लिए जगह नहीं थी और वो किसानों को वापस धकेलने में नाकाम रहे। ये देखकर हनियादी के ज्यादा से ज्यादा दस्ते देसी साख्ता हमले में शामिल हो गए। पूप के सफीर जॉन ऑफ कैप्स्ट्रानो ने बहरी जहाज़ों को दरियाए सावा के पार चंद हजार जंगजुओं को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया और उस्मानी फौज के बाएं जानब हमला किया। सुल्तान के दस्ते या तो हौसले पस्त हो गए या तैयार न थे और घबराकर भागने लगे। हत्ता कि खुद मोहम्मद फातिह भी अपनी बाकी मानदा जंगजुओं के साथ हालात को मुस्तहकम करने में नाकाम रहे। सुल्तान जख्मी हो गए और आखिरकार उस्मानियों ने इस मुहासरे में 20,000 से ज्यादा आदमियों को खो दिया। हनियादी दुश्मन का पीछा करने के लिए बेताब था, लेकिन जल्द ही उसके कैंप में एक वबा फैल गई। उनमें से हजारों खुद हनियादी मर गए। फिर भी इस शिकस्त और बलगराद पर कब्जा करने में नाकामी ने कई दहाइयों तक यूरोप में उस्मानियों की पेशकदमी को सस्त कर दिया। अगरचे उस्मानियों को किसी हद तक कमजोर किया गया था, लेकिन वो फिर भी सर्बिया के डिस्पोटिव को तबाह करने में कामयाब हो गए और बोस्निया के बादशाह को खराज तहसीन पेश करने पर मजबूर कर दिया। 1460 ईस्वी में उन्होंने मोरिया के डिस्पोटिव को ख़त्म कर दिया और यूनान के बेशतर हिस्से पर बराह रास्त कंट्रोल हासिल कर लिया। ट्रेबिज़न की सल्तनत अगली लाइन में थी। ट्रेबिज़न के मुहासरे के फौरन बाद शहनशाह ड्यूड ने हथियार डाल दिए और यूं 1400 ईस्वी में रोमी सल्तनत का वजूद ख़त्म हो गया। वापस यूरोप में वालाचिया वलाद-तरीद के हुक्मरान इम्पेलर ने खराज अदा करने से इनकार कर दिया, बुल्गारिया पर हमला कर दिया और 20,000 से ज्यादा तुर्कों को कत्ल कर दिया। गुस्से में आकर सुल्तान मोहम्मद फातिह ने 1462 ईस्वी में वलाद के खिलाफ 1 लाख मजबूत फौज की क़यादत की। वलाचियान के पास तकरीबन 30,000 फौजी थे और वो उस्मानियों के खिलाफ कोई ठोस जंग नहीं लड़ सकते थे। इसलिए ये मुहिम झड़पों और घात लगाए जाने का एक सिलसिला बनकर ख़त्म हुई। शुरू में वलाद ने उस्मानियों को वडन पर उतरने से रोकने की पूरी कोशिश की और इसके तीर अंदाजों ने बहुत से दुश्मनों को मार डाला। पुस्पाई पर मजबूर होकर उसने फिर झलसी हुई ज़मीनी हरबे इस्तेमाल किए। आखिरकार उस्मानियों ने इसके दारुल हुकूमत तुर्गुविस्त के करीब डेरे डाले। वलाद मोहम्मद फातिह के खैमे को तलाश करने के लिए भीस बदलकर सुल्तान के कैंप में दाखिल हुआ। रात गए इसकी आधी फौज दुश्मन की तवज्जो मबजूल करने के लिए कैंप पर एक तरफ से हमला करती है, जबकि इसने दूसरे हमले में बाकी की क़यादत की। मुहाफ़िज़ों के एक छोटे से गिरोह को कत्ल करने के बाद वलाद ने सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन नीचरी वालाचियों को रोकने में कामयाब रहे। वलाद ने इस जंग में 5,000 आदमियों को खो दिया, जबकि उस्मानी नुकसानात 20,000 के लगभग थे। लेकिन मुश्किलात भी वलाद के खिलाफत हैं और वह बरीला के इन्हदाम को रोकने के लिए कुछ करने के काबिल नहीं। फिर उस्मानी पीछे हट गए। वलाद ने जान हनियादी के बेटे मीथियास से मदद के लिए जवाब हंगरी का बादशाह थालिकना से कैद कर दिया गया था। मोहम्मद फातिह से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने में नाकाम रहा,
کیوں کہا سوقت بوسنیا کے بادشاہ اسٹیفن دوم نے اسے خراج پیش کرنا بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1428 میں بوسنیا پر عثمانیوں نے قبض کر لیا اور اس کی آزادی ختم ہو اسوقا اناطولیہ میں حالات غیر مستحکم ہو رہے تھے۔ عثمانیوں نے جزیر ہند میں اناطولیہ کا بیشتر حصہ اپنے ترک جاگیرداروں کے ذریعے کنٹرول کیا، لیکن ایک آور ترک خاندان آکوونلو عثمانیوں کے مشرق میں طاقت حاصل کر رہے تھے اور ان کے محض وجود نے بہت سے ترک قبیلوں کو باغی بنا دیا۔ آکوونلو سلطان ازون حسن محتوا نقشی تھا اور اس نے ٹریبیز نینڈ کے شہنشاہ کیبٹی سے ایک حلیف حاصل کرنے کے لیے شادی کی۔ وہ 1428 میں ٹریبیز نینڈ کی مدد کرنے میں ناکام رہا کیونکہ وہ موریوں کے خلاف لڑ رہا تھا، لیکن سلطنت کاز وال محمد فاتح کے خلاف دشمنی کی ایک اور وجہ تھی۔ ازون حسن کو ایک بندرگاہ کی ضرورت تھی جو واسے یورپ کے ساتھ تجارت کرنے کا موقع فراہم کرے۔ اس کا بہترین ابشنکر مانی کا علاقہ تھا۔ 1460 کی دہائی کے آخر میں اس نے اور محمد فاتح دونوں نے اپنے امیدواروں کو بیلک تخت پر بٹھانے کی کوشش کیا اور 1483 میں محمد فاتح نے اپنی افواج کو بیلک پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ ازون حسن نے ونس کے ساتھ اتحاد کیا۔ اطالوی جمہوری نے اس سے بارود پر مبنی ہتھیار اور عثمانیوں کے خلاف مدد کا وعدہ کیا۔ 1472 میں وینیشین بحریہ نے ازمیر پر حملہ کیا، جبکہ 20,000 آکوونلو فوجیوں نے کرامنیڈ کے علاقے پر حملہ کیا اور چھاپے مارا۔ آکوونلو کے رہنما نے عثمانی عدالت خود بھیجا جس میں ٹریبزونڈا اور کارامانی زمینوں کا مطالبہ کیا گیا، لیکن اس سے انکار کر دیا گیا۔ در اثنا بارود کے ہتھیاروں کی ونیشین کھپک بھیازوں ون حسن کے دستوں تک نہیں پہنچی کیوں ان کا سے عثمانی بحریہ نے پکڑ لیا تھا۔ یہ بہتاہم تھا۔ دونوں فریقہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ سپاہیوں کو کہیں بھی جمع کرنے کے قابل تھے، لیکن عثمانیوں کے پاس بندوقیں اور توپخانہ تھا، جبکہ ان کے دشمن روایتی تھے۔ ترکمان فورس اس علاقے میں 4 صدیاں پہلے لڑنے والی سلجوقی فوج سے زیادہ مختلف نہیں۔ محمد فاتح کا 20,000 پر مشتمل ہراول دستہ آخر کاری کماگ 1477 کو آکوونلو فوج کے ساتھ آمنے سامنے آیا۔ دونوں فریق فرات کے ذریعے تقسیم ہو گئے۔ ازون حسن نے دریا پار کے دشمن پر حملہ کیا۔ ایک مختصر جھڑپ کے بعد آکوونلو پیچھے ہٹ گئے اور عثمانی گھڑ سوار دستے نے پل پر ان کا پیچھا کیا۔ جیسے دشمن کے تمام گھڑ سوار دستے دریا کے جانب تھے، آکوونلو کے ایک چھوٹے یونٹ نے پل کو تباہ کر دیا اور پیچھے سے عثمانیوں پر حملہ کیا۔ اصل میں ازون حسن کے باقی جنگجو مڑے اور چارج کیا۔ عثمانی گھڑ سوار دستہ بکھر گیا اور وہ 5,000 فوجیوں سے محروم ہو گئے۔ ازون حسن نے عثمانی ہراول دستے کا پیچھا کیا، لیکن وہ حاصل ختم کرنے میں ناکام رہا۔ 10 دن بعد محمد فاتح اپنی باقی فوج کے ساتھ وہاں پہنچا۔ دونوں فریقوں کے پاس اب 1 لاکھ کے قریب فوجی تھے، جب آؤٹلو قبیلی نامی جگہ پر جنگ کے لیے تیار۔ عثمانیوں کے پاس اپنے گھڑ سوار دستے مرکز میں نیچریوں کے ساتھ تھے، جبکہ آکوونلو کی فوج بندی طور پر ہلکے گھڑ سواروں پر مشتمل تھی۔ اسے 4 بڑے گروپوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور ایک چھوٹا۔ اس چھوٹے سے گروہ کو مغرب کی طرف بھیجا گیا تاکہ عثمانیوں کی ممکنہ پسپائی کو روکا جا سکے۔ لڑائی کا آغاز عثمانیوں کے دائیں طرف سے حملہ کرنے سے ہوا۔ ازون حسن کی افواج نے دشمن کے گھڑ سوار دستوں کو یہاں روکا، جبکہ اس کے اپنے دائیں بائیں عثمانیوں پر حملہ آور ہوئے۔ لڑائی اسوقت تک وازن میں تھی، جب تک کہ آکوونلو سلطان نے عثمانی بائیں بازو کے خلاف اپنے ذخائر بھیجے۔ اس علاقے کے سپاہی باؤں میں جھک گئے، لیکن جلد ہی محمد فاتح نے مرکز سے اپنے نیچریوں کا کچھ حصہ بھیج کر اپنے بائیں بازو کو تقویت دی۔ ازون حسن نے اس حقیقت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کہ عثمانی مرکز اب کمزور ہو چکا تھا اور اپنے پورے مرکزی گروپ کو آگے بھیج دیا۔ تاہم اس کے گھڑ سوار دستے کو عثمانی توپخانے اور بارود کے یونٹوں نے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس پر ذرائع میں اختلاف ہے۔ بعض کا دعویٰ ہے کہ ازون حسن گھبراہٹ میں پیچھے ہٹ گیا، دوسروں کا دعویٰ ہے کہ اس کے نیچے ایک گھوڑا مارا گیا اور اس کا بینر کھو گیا، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ لیکن کسی بھی صورت میں
आको वन लोमरकज के तबाह होने के बाद अस्मानी मर्कज ने अपने दिफामी अतराफ कैम्प दिखी। इस्मानियों ने वाज़ हफ्ता हासिल किया और चंद हज़ार आदमियों को खो दिया, जबकि इनके दुश्मनों की हलाकतें 25,000 के लगभग थीं। ऊटलो कबीली में फतह ने अनातोलिया पर उस्मानी हुकूमत को मजबूत कर दिया और आइंदा 4 दहाइयों तक मशरक़ में कोई ताकतानें चैलेंज नहीं कर सकेगी। कोई भी चीज़ उस्मानी सुल्तानों को दोबारा यूरोप पर हमला करने से नहीं रोक रही थी। हमारे चैनल को सपोर्ट करने और उस्मानियों, मंगोलों, ड्याडोचे की तारीख के बारे में मज़ीद जानने के लिए उस्मानी फतह पर हमारी सीरीज़ में एक और वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अब जबकि मंगोलों पर सिलसिला ख़त्म हो गया है, हम उस्मानी वीडियोज़ को मज़ीद बाकायदगी से जारी करना शुरू कर देंगे। ये MR डॉक्यूमेंट्रीज़ व स्टोरीज़ चैनल है और हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे।